बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 का जो होल सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, वो हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, वो चैप्टर नंबर 3, इसमें ड्रेंच का मतलब होता है किसी चीज़ में डूबा होना, तो सोक्ड हो जाएगा। गैसोलीन स्टेशन, ज़ाहिर है पेट्रोल पंप को कहते हैं। पेट्रोल पंप हो गया। मिस्टीरियस का मतलब जो चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो सीक्रेट ऑप्शन हो गया। प्रोलिंग का मतलब इधर उधर घूमना फिरना। मूविंग अबाउट, अबाउट का मतलब होता है इधर उधर। रेस्क्यू, जिस तरह से रेस्क्यू 1112 होता है, किसी बंदे को सेव करना हो गया। स्टम्बल से मुराद जो अनस्टडी वॉक होती है, जो बंदा सही तरह से चल ना सके, स्टैगर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमेशा हमेशा के लिए मार्च पे क्या हो गए हैं, वो फंस गए हैं। तो अकेला रह जाना, फंस जाना, कॉट अप भी इसका सिनोनिम में आता है और अबेंडन भी आता है। अबेंडन हो जाना, एक साइड पे कोई बंदा अकेला रह जाए। सबमर्ज का मतलब डूबा होना होता है, ड्राउंड हो गया। जाहिर है ये केमिकल से आपको समझ आ जाएगी कि केमिकल के अंदर जाहिर है बंदा क्या कर रहा है, वो डूब गया है उसके अंदर। अनबिडन, बिडन होता है बुलाना, और अनबिडन जो बिन बुलाया होगा, तो अनइनवाइटेड। उसके बाद एको के मुराद होता है जो गूंजना है, तो रीसाउंडिंग हो जाएगा। फिक्स से मुराद एटम बम है, तो ज़रा जमीन को क्या करेगा, ये बैकग्राउंड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीनिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। गेज का मतलब कॉमन वर्ड है, देखना, लुक्ड। स्टिफ का मतलब हार्ड होता है, सख्त। टेपेस्ट्रीज, वो कपड़ा जिसपे कोई हम डिजाइन बनाते हैं, एम्ब्रॉयड्रीज। उसके बाद कर्टली का मतलब होता है बड़ी बेरुखी से, रफली। जो रफली हो गया। चिन अप हम किसी को कहते हैं, हम अक्सर चिन के नीचे हाथ रख के कहते हैं यार कोई बात नहीं खैर है, तो चिन अप से मुराद हौसला करना, बी ब्रेव। डिस में से दो मतलब होते हैं, जब बंदा मायूस हो जाए या बंदा सैड हो उसको कहेंगे ग्लूम। उसके बाद फ्लिमसी से मुराद होता है कि जो खराब हो, खस्ता हाल हो, बुरा हाल हो, उसको हम फ्रिजाइल कह देंगे। 100 से मुराद तलाश करना होता है, लुक फॉर। डाक ए कैप्टन, अब यहाँ पे कैप्टन कैसे कह रहा है, वो बड़ा सोच के कह रहा है, सोचो विचार की बात कह रहा है, तो ये थॉट इसका सिनोनिम हो जाएगा। वेड इन से मुराद होता है जो पानी में बंदा चलता है तो छींटे उड़ते हैं, तो इसको पैडल कहेंगे। सिलेंडर से मुराद जो माइनर है, या माइनर भी होता है, और इससे मुराद स्लिम स्मार्ट भी होता है, तो स्लिम आ गया। बल्जिंग पॉप, कोई धमाका खेज आवाज आए तो उसको कहेंगे बल्जिंग पॉप। फ्लेक अवे से मुराद किसी जहर आइडेंटिटी को हवा क्या करेगी, खत्म कर देगी, तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय आ गया। वर्ल अवे से मुराद तेजी से चल पड़ना होता है, तो मूव्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद शेडो स्टेप में क्या कर रहे थे, ये अब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो 5 आते हैं पेपर में, ये कन्वर्स कर रहे थे लेजर के साथ। गोल्डन आइट किस मौसम में था, ऑटम के मौसम में था। कितने साल बाद रॉकेट्स आए, 5 साल के बाद। उसके बाद अटैक के बाद क्या फील किया उन्होंने, जाहिर है ऊपर भी बात हुई है सिनोनिम्स में। स्टैंडर्ड फील किया उन्होंने। रॉकेट की क्या चीज ठंडी होगी, मेटल ठंडी हुई। और हवा कैसे चली कि गोया कि उनको क्या खत्म कर देगी, उनकी शनाख्त को खत्म कर देगी, आइडेंटिटी को, जो अर्थ आइडेंटिटी थी। उसके बाद क्या जुबान सीखते हैं बहुत तेजी से, इंग्लिश। उसके बाद लारा ने क्या बताया अपने पेरेंट्स को, उसने बताया कि वॉर हो गई है जमीन पे, अटैक, न्यूक्लियर अटैक शुरू हो गया है। सैम की रॉकेट बनाने में सैम के मुताबिक कितने साल लगते हैं, तो कहता है अबाउट 30 ईयर्स, 30 साल लग सकते हैं। किसने कहा था कि माउंटेन स्टे में क्रिस्टल की तरह है, तो मिस्टर बिटन ने कहा था। उसके बाद कौन सा शहर अटैक किया गया, न्यूयॉर्क पर अटैक किया गया। हैरी की वाइफ के मुताबिक कितना सफर तय कर लिए हो, 60 मिलियन माइल्स। उसके बाद रॉकेट की मेटल किस में ठंडी होगी, मीडो विंड्स में। और कॉटेज बिल्ड करने के बाद, घर बनाने के बाद, वो एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे खाने खाए उन्होंने।
और रिफेल्ट किया स्टैंडर्ड ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब हमने क्वेश्चंस पे जाना है, चैप्टर नंबर 3 के। तो यहाँ पे डेंजरस है तो जाहिर एडजेक्टिव है, तो किसके बारे में बात हो रही है? आ मार्शन वायरस। तो आ मार्शन वायरस, इसमें कैपिटलाइजेशन का भी ख्याल रखना है। जनरलाइज करना हो तो आपने मार्शन का एम आपने कैपिटलाइज किया, लेकिन वायरस को जनरलाइज करने के लिए आपने आ का इस्तेमाल किया। और जाहिर है वायरस की जगह पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो इट होगा। तो इट कैन चेंज, क्योंकि सवाल ही कैन में पूछा है तो इसका मतलब आपने जवाब उसी टेंस में देंगे। तो इट कैन चेंज, जाहिर है चेंज के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट कैन चेंज ह्यूमन बीइंग्स फिजिकली एंड मेंटली। और यहाँ पे डार्क कलर्ड और गोल्डन आइड है तो जाहिर है ये भी ह्यूमन बीइंग्स है। तो इट कैन मेक देम डार्क कलर्ड एंड गोल्डन आइड, इट कैन मेक देम हेल्दी एंड स्मार्ट। तो ये इट कैन मेक के साथ आपने बना सकते हैं, क्योंकि मार्शन वायरस की जगह इट का इस्तेमाल किया। कौन सी एडवाइस थी? एडवाइस एस वाला वर्ब होता है और सी वाला नाउन होता है। अब जाहिर है कौन एडवाइस कर रहा है? हैरी एडवाइस कर रहा है, तो पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हैरी एडवाइज्ड। किसको एडवाइस किया? हिज पीपल। एडवाइस के साथ टू नहीं लगाते, हैरी एडवाइज्ड हिज पीपल। और एडवाइस के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू बिल्ड आ रॉकेट। टू के साथ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, टू के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो टू के बाद इन्फिनेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डी के साथ जो बिल्ड है वो फर्स्ट फॉर्म है। और आगे टू गो बैक टू द अर्थ, रीजन आ गई, बिल्ड करना है रॉकेट, क्यों? टू गो बैक टू द अर्थ। और उसके बाद सवियर वेदर था, इट वॉज, या द वेदर वॉज वेरी सवियर, या इट वॉज वेरी सवियर वेदर देयर। किसको खतरा था? जाहिर है हैरी को या फैमिली को। तो ही, अभी इसके दो तरीके हैं, इसको नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नाउन यूज करना हो तो ही हैड अ फियर, जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल आकर इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैड अ फियर दैट, या ही फियर्ड दैट। अब कौन चेंज होगा फिजिकली मेंटली? जाहिर है वो ह्यूमन बीइंग्स या हैरी या हिज फैमिली। तो अब यहाँ पे चेंज अभी होना है, तो जब चेंज होना है तो टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर का। तो जाहिर है पास्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर एंड पास्ट होगा वुड के साथ। तो हैरी एंड हिज फैमिली वुड चेंज फिजिकली एंड मेंटली हो गया। उसके बाद खबर क्या आई थी? अब ये टेल का वर्ब हमारे पास, और किसने बताया? ये रेडियो फ्लैश ने। द रेडियो फ्लैश टोल्ड दैट। अब कौन अटैक हुआ? न्यूक्लियर अटैक। जाहिर है न्यूयॉर्क पे हुआ, तो अब न्यूयॉर्क हिट कर रहा है, हिट हो रहा है, तो जाहिर है हिट हुआ है। तो अब पैसे वैसे टेंस बन जाएगा, न्यूयॉर्क हैड बिन हिट बाय अ न्यूक्लियर अटैक, या वॉज हिट बाय अ न्यूक्लियर अटैक। अब याद रखना न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है तो कैपिटलाइज करना है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करना। रॉकेट्स भी तबाह हो गए, ऑल द रॉकेट्स हैड ब्लोन अप। अब ये हैड बिन ब्लोन अप नहीं होगा, क्योंकि ब्लो अप बेसिकली दिमाग के में एक्सप्लोड करना होता है, तो ये होने का मीनिंग देता है। तो इसके साथ हमें वो बीन लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल द रॉकेट्स हैड ब्लोन अप, और रॉकेट नहीं आने वाले थे। देर वर नो मोर रॉकेट्स टू द टू मार्स। मार्स का एम बड़ा लिखना है और दा नहीं लगाना। बिटरिंग फैमिली की क्या कंडीशन थी? द बिटरिंग फैमिली। अब यहाँ पे बिटरिंग का याद रखना है, बी कैपिटलाइज करना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। द बिटरिंग फैमिली वॉज शॉक्ड एंड अपसेट। अब फैमिली की जगह पे आपने दे इस्तेमाल कर सकते हैं, फील की बजाय फेल्ट हो जाएगा। दे फेल्ट देम सेल्फ स्टैंडर्ड। फील जाहिर है किसको कर रहे हैं? खुद को। दे फेल्ट देम सेल्फ स्टैंडर्ड, या ये सिंपल भी हो सकता है, दे फेल्ट स्टैंडर्ड ऑन द ऑन मार्स। उसके बाद कौन रोया था? लारा वेप्ट, वीप की पास्ट फॉर्म वेप्ट हो जाएगी। किसने पकड़ लिया था? द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। डॉटर को भी पकड़ लिया था और हस्बैंड को भी गले लगा लिया था। वो क्यों उगाना चाहते थे और क्या उगाना चाहते थे? वोट के साथ भी आ सकता है और वाई के साथ भी आ सकता है। तो दे wanted टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब चूंकि प्लूरल में जनरलाइज कर रहे हैं तो दानी लगाना, और एस के साथ इस्तेमाल करेंगे। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हो तो फ्रूट्स कहते हैं।
दे वांटेड टू ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब जाहिर है किसके लिए है? जाहिर है वहां पे वो परमानेंटली या फॉर द फॉर देयर लाइवलीहुड या फॉर देयर क्या होगा, फूड नीड के लिए, फॉर देयर फूड नीड या फॉर द नीड ऑफ फूड। जाहिर है इसके लिए वो करना चाहते थे। अब मौसम बड़ा सवियर था। द वेदर वॉज, अब स्पेसिफिक वेदर की बात करें तो द वेदर वॉज वेरी सवियर ऑन मार्स। और देयर फोर जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स थे उनकी शेप बड़ी हॉरिबल और ऑड थी। देयर फोर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैड हॉरिबल एंड ऑड शेप्स। ये प्लूरल में है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो इसका जो रेफरिंग नाउन है वो भी प्लूरल होना चाहिए। और क्या हैरी ने क्यों उनको कहा कि वो रॉकेट बनाए? तो या हैरी ने क्यों ट्राई किया बिल्ड करने का रॉकेट? तो हैरी ने ट्राई किया, तो क्या बनेगा? हैरी ट्राई टू बिल्ड आ रॉकेट होगा, क्योंकि रॉकेट अभी जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक रॉकेट नहीं बनाया बल्कि अभी जनरलाइज्ड है। ट्राई टू बिल्ड अ रॉकेट। अब इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं एज अ रीजन टू गो बैक टू द अर्थ। और द वेदर वाज वेरी स्फियर, और ये फियर वाला वही सेंटेंस बनेगा। ही हैड अ फियर या ही फियर्ड दैट। अब चेंज होना है तो ही वुड चेंज फिजिकली एंड मेंटली। ही भी लगा सकते हैं, और ही एंड हिज फैमिली वुड चेंज फिजिकली एंड मेंटली। पास्ट में फ्यूचर है तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। हैरी क्यों जाना चाहता था अर्थ पे? ही वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ बिकॉज द वेदर वॉज वेरी स्वेयर। अब ये दोनों तरह से आ सकता है, हैरी क्यों रुकना चाहता था और हैरी क्यों जाना चाहता था। द वेदर वॉज वेरी स्वेयर, और ही हैड अ फियर दैट द होल फैमिली वुड चेंज फिजिकली एंड मेंटली। और मोर ओवर ही लव्ड द अर्थ। बाकी ये स्ट्रक्चर वही है। और लव द अर्थ, ये आपने पास्ट फॉर्म सिंपल लगा देनी, अर्थ के साथ दा लगाना है। उसके बाद कौन सा मौसम उन्होंने फेस किया? तो द द वेदर वॉज या द क्लाइमेट वॉज वेरी स्वेयर। क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए मौसम होता है, और वेदर फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए होता है। द क्लाइमेट, अगर सवाल क्लाइमेट के साथ आ जाए तो क्लाइमेट आपने लिखना है, अगर वेदर आ जाए तो वेदर। लेकिन दोनों सूरतों में इसके साथ आ लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर उस जगह का वेदर है या क्लाइमेट है। द क्लाइमेट वॉज वेरी स्वेयर। अब दिन को वो तेज हवाएं चलती थी, हॉट विंड्स ब्ल्यू। ब्लो की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। और किसने फील किया? दे फेल्ट सबमर्ज इन अ केमिकल। अब केमिकल चूंकि काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आ लगेगा, इन आ केमिकल हो जाएगा। उसके बाद जो उनके इंटेलेक्ट को डिसॉल्व अभी किया नहीं, अभी करना है। दैट कुड डिसॉल्व या दैट वुड डिसॉल्व देयर इंटेलेक्ट। कंडीशन क्या थी बिटरिंग फैमिली के हाउस की? ये बुरी तरह से अफेक्टेड था, इट वाज बैडली अफेक्टेड। और हवा ने इसे जला दिया था। अब चूंकि ये काम पास्ट में हो चुका था, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इट है द एयर हैड बर्न्ड इट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फॉग थी रात को। ये सिंपल कोई चीज मौजूद है, तो जब कोई चीज मौजूद होती है तो हम उसके लिए देर का इस्तेमाल करते हैं। देर वॉज फॉग एट नाइट। अब जहर आउट ऑफ शेप क्या हो गए? सारे बोर्ड्स, ऑल द बोर्ड्स वर आउट ऑफ शेप। और इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड पेंट ऑफ द हाउस। और इट वॉज नो मोर देन एन अर्थमैन। इट वॉज नॉट, इट लुक्ड या इट डिडंट लुक, ये एन अर्थमैन्स हाउस, ये अर्थमैन का घर नहीं दिखता था। इट लुक्ड, इट डिड नॉट लुक एन अर्थमैन्स हाउस, ये जमीन वाले आदमी का घर नहीं दिखता था। क्या फील किया आदमी ने जब वो स्टेप हुआ मार्स पे? तो स्टेप हमारे पास फर्स्ट वर्ब है। तो व्हेन ही स्टेप्ड ऑन मार्स ही फेल्ट हिज हेयर। फील की वजह फेल्ट, हिज हेयर फ्लटर। अपने बालों को उसने लहराते हुए या हरकत हिलते हुए दिखाई दी। फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। अब ड्रॉ टाइट कौन हो रहा है? टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट। अब ये दोनों में ड्रॉ है और फ्लटर है। तो हमने पढ़ा था फील के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है सेंस वर्ब के बाद। तो ही फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट।
और उसने क्या महसूस किया कि गोया कि वो खला के मरकज में खड़ा हो। ही थॉट हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। अमेरिकन क्यों मार्स पे गए? द अमेरिकन, ये अमेरिकन के साथ हमेशा दा लगाना है और ए कैपिटलाइज रखना है। लीव की पास फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। द अमेरिकन लेफ्ट द अर्थ फॉर मार्स, मार्स के साथ द इस्तेमाल नहीं करना। बिकॉज फियर था, देयर वॉज अ फियर ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक ऑन द अर्थ, और एटम बम फिक्स कर देगा। एन एटम बम वुड फिक्स द अर्थ। फीलिंग क्या थी, हो गया। कितने सोशल थे वो मार्स के लोग? तो द पीपल ऑफ मार्स वर वेरी सोशल। दे यूज टू सिट, दोनों तरह से लिख सकते हैं, यूज टू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी। तो दे यूज टू सिट एंड टॉक टू ईच अदर, और दे हैड अ लॉट ऑफ लेजर टाइम। उसके बाद है अनबिडन पार्टनर क्या था। अब यहाँ पे सवाल हमारा, थर्ड अनबिडन पार्टनर कौन था? तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। द थर्ड अनबिडन पार्टनर वॉज अ फियर। ये फियर था। अब यहाँ पे एज अ नॉन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज इस्तेमाल करेंगे। वॉज अ फियर दैट, वो चेंज हो जाएंगे। अब जाहिर है चेंज अभी होना है, तो दे वुड चेंज फिजिकली एंड मेंटली। और ये फियर जो ना सारा वक्त रहता था, इट रिमेन्ड विद देम ऑल द टाइम। हैरी क्यों स्टे करना चाहता था? हैरी वॉन्टेड टू स्टे बिकॉज, वैसे तो बेसिकली ये कोरा चाहती थी, ये कोरा के हिसाब से भी सवाल आ सकता है, ये उसकी वाइफ जो थी। तो हैरी वांटेड, या कोरा के हिसाब से आ जाए तो कोरा वांटेड टू स्टे ऑन मार्स बिकॉज, अब ट्रेवल उस वक्त किए, ट्रेवल पहले कर चुके हैं, तो कर चुके हैं। तो बिकॉज हिज फैमिली, या हर फैमिली, अगर कोरा है तो हर फैमिली हो जाएगा, अगर हैरी है तो हिज फैमिली हो जाएगा। ट्रेवल कर चुकी है, तो हैड ट्रेवल्ड 60 मिलियन माइल्स। और फिर अगला सेंटेंस वही आ गया, देयर वाज अ फियर ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक ऑन द अर्थ, और एन एटम बम वुड फिक्स द अर्थ। अब हम पैराग्राफ, जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो पिछले पास पेपर में आए हुए हैं, वो हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे। हैरी, अब तरीकेकार वही होगा जो मैंने आपको पहले मैनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड। पहले आपने शुरू में आने वाले एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज का तर्जमा करना है। एडवर्ब फ्रेज के बाद हम इसका, एडवर्ब फ्रेज के बाद हम सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब का तर्जमा करेंगे, और एडवर्ब के बाद हम लास्ट से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट से हमने जो एंड ऑफ द सेंटेंस है, जो वर्ब का तर्जमा करेंगे। तो ये तरतीब रहेगी हमारी उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करते हुए बा मुहावरा सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये तरतीब याद रखनी है। अगर शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है एक वर्ड हो या फ्रेज हो, तो फिर वो रिवर्स ऑर्डर में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब वगैरह है, फिर लास्ट से वापस आना है, और इस एंड ऑफ द सेंटेंस वो वर्ब का तर्जुमा करेंगे। मुखातब किया है तो हैरी, फिर सब्जेक्ट मैंने, होल लोड ऑफ मेटल, दांत का काफी सारा सामान, और कुछ बुनियादी खाके मेरे पास है। हैरी, मेरे पास दांत का काफी सारा सामान और कुछ खाके हैं। अगर आप, इन माई मेटल शॉप, मेरी दांत की दुकान पर, बल्कि लास्ट से ऑन अ रॉकेट, अगर आप एक खलाई जहाज पर मेरी दांत की दुकान पर टू वर्क, काम करना चाहो, तो आपको खुश आमदेद कहता हूं। मैं, अब लास्ट पे, $500 की बस ये दांत आपको बेच दूंगा। मैं उसी तरह से हाईलाइट कर रहा हूं जिस सीक्वेंस के साथ ये मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, और उसी सीक्वेंस के साथ मैं हाईलाइट करते हुए तर्जमा कर रहा हूं। आप, अब यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, इफ वाली क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। इफ वाली क्लॉज का तर्जमा हमने पढ़ा था कि पहले करते हैं। अगर आप
अकेले काम करोगे तो तुम्हें, अब लास्ट पे, तकरीबन 30 सालों में एक अच्छा खूबसूरत खलाई जहाज बनाने के काबिल हो जाना चाहिए। अब दूसरा पैराग्राफ। उन्होंने मरीही पहाड़ों की तरफ देखा, जिसे वक्त ने साल हा साल के शदीद दबाव के साथ तोड़ फोड़ दिया था। जिसे वक्त ने साल हा साल के शदीद दबाव के से तोड़ फोड़ दिया था, ये शिकस्त और रेख्त का शिकार कर दिया था। उन्होंने, अब यहाँ पे दो फ्रेजेस आपके सिटीज में इजाफा कर रही हैं, तो अब इनका तर्जमा जाहिर है नाउन से पहले करते हैं। वैसे भी हमने कहा तो लास्ट से वापस आते हैं। उन्होंने सब्जेक्ट आ गया, अपनी सब्जाजारों में खोए हुए और घास की हवा से लहलहाती ही नदियों के दरमियान बच्चों की नरम हड्डियों की मानिंद पड़े हुए, ये दोनों फ्रेजेस होगी, कदीम शहरों की तरफ लास्ट पे देखा। अब रिपोर्टिंग क्लास पहले, उसकी बीवी ने कहा, हैरी, जो मुखातब करने के लिए नाउन होता है उसका तर्जमा पहले, चेन अप हैरी, हौसला करो, अब बहुत देर हो गई है, हम 60 मिलियन मील का सफर तय कर चुके हैं। अब ये सब्जेक्ट है हॉलैंड से पहले पहले। तो अब हमने कहा था कि रिवर्स सब्जेक्ट फ्रेज अगर हो जाए तो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में आए। विद देयर येलो हेयर, अपने पीले बालों के साथ, या पीले बालों वाले या जर्द बालों वाले बच्चे मरीही आसमान के वो वसीओ-रीज गुंबदनुमा या वसीओ-रीज मेहराबी शक्ल के वसीओ-रीज आसमान के नीचे हॉलैंड चीखते चिल्लाते थे। देर का तर्जमा चूंकि हम नहीं करते, तो अब जरा लास्ट पे चले जाना है। सख्त घास में से हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब ना आता था। अब अगला पैराग्राफ। काफी देर तक, देर का तर्जमा, ये शुरू में फ्रेज आ गई कर दी। देर का तर्जमा नहीं करते, ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा था। काफी देर तक, स्पहर गे तक हवा की आवाज, सिर्फ हवा की आवाज आती रही। अलोन थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा कि वो अकेला है। हम महज 1000 यहाँ पे हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। पसीना उसके चेहरे, उसके हाथों और जिस्म से निकल पड़ा। ओर्ड का मतलब बाहर आना। वो अपने खौफ की गर्मी में भीगा हुआ था। लास्ट पे वर्ब का तर्जमा। वो लारा को पीटना चाहता था या मारना चाहता था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, खलाई जहाज वापस आएंगे। इसकी बजाय उसने अपने साथ लारा का सर टकराया, आहिस्ता से टकराने को हम स्ट्रोक कहते हैं, और कहा, खलाई जहाज किसी ना किसी दिन जरूर आ जाएंगे। खलाई जहाज की दात मरीखी सब्जाजारों की हवाओं में ठंडी हो गई। इसके दरवाजे से धमाका खेज बुलंद आवाज आई, उसके मरकजी हिस्से से। अब ये चूंकि इन्वर्टेड सेंटेंस है, सब्जेक्ट बाद में है, तो तर्जुमा उसी तरह से करेंगे सब्जेक्ट के पहले। उसके मरकजी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए या बाहर कदम रखा। दूसरे मुसाफिर, सब्जेक्ट अब लास्ट पे, उस आदमी को अपने खानदान के बीच में अकेला छोड़ते हुए मरीखी सब्जाजार के उस पार, और लास्ट पे तेजी से चल पड़े। वह का मतलब तेजी से जाना होता है। आदमी ने
अपने बाल लहराते और जिस्म के आज़ा अकड़े हुए महसूस किए, गोया के वो खला के दरमियान खड़ा हो, उसके सामने उसकी बीवी। अब सब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब ऑलमोस्ट, तकरीबन। उसके सामने उसकी बीवी तकरीबन धुएं में तेजी से गुम होती हुई महसूस हुई। छोटे बीजों की तरह बच्चे, मैंने बताया था सब्जेक्ट हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं सब्जेक्ट फ्रेज का। छोटे बीजों की तरह बच्चे शायद, ये एट एन इंस्टेंट, ये एडवर्ब है टाइम का, किसी भी लम्हे, ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, तमाम मरीखी मौसमों के में बोए जाते थे या मरीखी मौसमों के रहमो करम पे होते। पांचवा पैराग्राफ है। हवा यूं चलती थी गोया के उनकी शनाख्त को तबाह बर्बाद कर देगी। किसी भी लम्हे, शुरू में फ्रेज आ, मरीखी हवा शायद, क्योंकि माइट है, उससे उसकी रूह निकाल सकती थी, जिस तरह से गोदा सफेद हड्डी से बाहर निकलता है। उसने खुद को एक कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया, जो कि उसकी जहानत को खत्म कर सकता था और माजी को बुला सकता था। बर्न अवे से मुराद अरेज कर देना होता। उसके बाद बाकी वही है जो ऊपर हिस्सा इसका पहले पैराग्राफ में गुजर गया है। मौसमे गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश कर दिए। मौसमे गर्मा सब्जाजारों पर आग की तरह असरअंदाज हुआ। खाली जमीनी बस्तियों में, अब सब्जेक्ट, रोगन किए गए घर तबाह हो गए और उनका रोगन उतर गया। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे, सब्जेक्ट आ गया क्लॉज का, पिछले सहन में झूला ले चुके थे। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे पिछले सहन में झूला ले चुके थे, वो ब्लेजिंग है, गर्म हवा में या लू में रुके हुए घड़ियालों के पेंडुलम की तरह, रुके हुए घड़ियालों के पेंडुलम की तरह, लाइक के साथ फ्रेज पूरी बन रही है, लटके हुए थे। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे पिछले सेन में झूला ले चुके थे, वो गर्म हवा में रुके हुए घड़ियालों के पेंडुलम की तरह लटके हुए थे। उसके बाद ये हमने कर लिया है ऊपर वाला हिस्सा। आगे लास्ट पेज का जो है ना वो हमने देखना है। उसने, सब्जेक्ट आ गया, अपने घर की तरफ मायूसी के साथ देखा। हत्ता के घर, हवा ने इस पर कुछ असर डाला है, हवा ने इसे जलाकर रख दिया है। रात के वक्त धुंध होती है। और ऊपर वाला अगला सेंटेंस फिर हमने दोनों कर लिया हुआ है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो इसमें से सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो अक्सर मीनिंग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हैरी बिटरिंग दांत की दुकान में दाखिल हुआ और खलाई जहाज बनाना शुरू हो गया। आदमी खुले दरवाजों में खड़े होते और अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर हंसी मजाक करते, गुफ्तगू करते और हंसी मजाक करते। इस दौरान एक मर्तबा वो किसी चीज को उठाने में उसकी मदद कर देते थे। गिव हिम हैंड का मतलब मदद करना। लेकिन ज्यादातर वो फारिग रहते और अपनी पीली आंखों के साथ उसे देखते रहते थे। ये चूंकि रूटीन की बात हो रही है। पुरस्कून मौसम खजा में, क्वाइट से मराद पुरस्कून। अ वेरी डार्क और वेरी गोल्डन नाइट
ये आपका एडजेक्टिव है जो मिस्टर बिटरिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसका हमने एडजेक्टिव का तर्जुमा हमने कहा फ्रेज में पहले करेंगे। इंतहाई स्या रंगत और सुनहरी आंखों वाला बिटरिंग अपने घर के ऊपर डहलवान पर, और लास्ट पे हमने कहा था वह खड़ा होता था या खड़ा हुआ। कोरा ने कहा, ये वापस जाने का वक्त है। हाँ, उसने कहा, हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे, और वहां पे कुछ भी बाकी नहीं है। बेटी, ये डॉटर की थी, बेटी आ, मोटे कपड़े पे कढ़ाई किया करती, और बेटे, अब यहाँ पे लास्ट से आना है। इन द मार्बल विला, संगमरमर के घर में गूंजते हुए कहकहों के साथ, संगमरमर के घर में गूंजते हुए कहकहों के साथ, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए कदीम बांसुरी और बाजों पर गीत गाया करते थे। मिस्टर बिटरिंग ने निशेबी वादी में दूर तक जमीनी बस्ती पर नजर डाली। उसके बाद ये सेम पैराग्राफ है, बस लास्ट पे कुछ जनो इस तरह से पैराग्राफ है, तो कहीं से चंक्स ले लेते हैं, कहीं से दरमियान से ले लेते हैं। एक सेंटेंसेस में डिफरेंट है। तुम याददाश्त की सूरत में अपने दिमाग में एक छोटा सा बूथ बना लेते। कस्बे में करियाने ये आप देखें, करियाने की दुकान की सायादार सीढ़ी पे। अब चूंकि फ्रेजेस ने शुरू में आगे शुरू में तर्जुमा कर दी, और फ्रेजेस जाहिर है हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। आदमी अब इंतहाई फुर्सत और आराम के साथ गुफ्तगू करते हुए अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठते थे। आदमी खुले दरवाजे में खड़े हो जाते और हंसी मजाक करते थे। उसके बाद बाकी सारे जो पैराग्राफ हैं वो हमने कर लिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट होता है फूलिश क्वैक का। एक्सपायर से मुराद होता है मर जाना, डाइट। उसके बाद फीबल होता है बहुत कमजोर, तो वीक हो गया। उसके बाद इंस्टेंटली का मतलब होता है इमीडिएटली, फौरी तौर पर, इमीडिएटली। मैलेट कहते हैं लकड़ी के हथौड़े को, तो कहेंगे हम हैमर। उसके बाद है अ, हम प्रिटेंड का मतलब होता है जो दिखाना है, एक्चुअल ना हो, बंदा शो करवाए, पोस्ट। स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, ईटन। उसके बाद है शोल्डर्ड का मतलब किसी चीज का वो उठा के ले जाना, कंधे पर रखना होता है, कैरिड। विलन कहते हैं जो बदमाश आदमी हो, जो ओपोजिट हो हीरो के, नेफ। रेच से मुराद जो कमबख्त हो, बदमाश हो, रास्कल। परसीव का मतलब समझना होता है, अंडरस्टूड। उसके बाद एक्सॉर्ट का मतलब होता है जिसपे बंदा माइल हो जाए, मजबूर हो जाए किसी चीज को करने में, अर्ज स्ट्रांगली, जब हम होते हैं मूव ऑन। स्टॉलर्ड होता है जिस पे कोई असर ना हो, तो ये इम्पेसिव है। इम्पेसिव कहते हैं कि जब बंदे पे कोई असर ना हो, तो इम्पेसिव इसका सिनोनिम बनेगा। उसके बाद इंक्वायर का मतलब होता है पूछना होता है, तो इंक्वायर का मतलब आस्क्ड। प्रोडिजियस से मुराद बहुत बड़ा होता है, ह्यूज। उसके बाद स्कार्सली का मतलब बड़ी मुश्किल से है, हार्डली या बेयरली। उसके बाद ऑब्जर्व से मुराद देखना होता है, ऐसा देखना जैसे हम रिजल्ट्स भी निकालते हैं, जिस तरह से हम साइंटिफिक प्रोसेस में किसी चीज को देख के जब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको हम ऑब्जर्व कहते हैं। कंपेल से मुराद किसी को फोर्स करना होता है। एक्सपायर्ड का मतलब होना है वो फौत हो जाना है, अल्लाह को प्यारे हो जाना। कैमल मैन ने क्वैक को क्या कहा?
व्हाट फुलिश मैन कैमल मैन कॉल द क्वैक। उसको फुलिश मैन कहा, यू मस्ट बी। उसके बाद बेसिकली ये क्वैक ने कैमल मैन को कहा था, व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी। आई कैन क्योर किसने कहा था, ग्वाइटर का इलाज कर सकता हूँ। कैमल मैन कहाँ पे ठहरे हुए थे, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, दरख्तों का झुंड था। कि क्या रियलाइज किया उसने अपनी क्या होगा, व्हाट डिड क्वैक रियलाइज इन द एंड, हिज स्टुपिडिटी, अपनी बेवकूफी को समझ लिया उसने। क्या पनिशमेंट दी उन्होंने, उसने उसकी कब्र खोदने पे मजबूर किया। और कौन मर गया था उसके हाथों, एन ओल्ड वुमन। उसके बाद अब आते हैं जी इसके क्वेश्चन की तरफ। कौन, किस तरह से कैमल मैन ने प्रूव किया स्टुपिडिटी को। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे पास कैमल मैन है, तो पास्ट में सवाल पूछा है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, द कैमल मैन प्रूव्ड द स्टुपिडिटी ऑफ द क्वैक। इतना क्वेश्चन तो आप हिस्सा यहाँ पे ले सकते हैं कि इस तरह से कोई भी प्रोसेस करके हो तो हम उसके साथ बाय लगाते हैं, और बाय के साथ आपको पता फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। बाय बीटिंग हिम विद अ स्टिक या विद अ हैवी स्टिक एंड मेकिंग हिम रियलाइज। मेक के साथ हमने इन्फिनेटिव नहीं लगाना, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं जब एक्टिव फॉर्म में हो। मेक एंड मेकिंग हिम रियलाइज द डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, या द डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ट्रीटमेंट किसकी थी, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स। इनफैक्ट उसने भी ऐसे ही ट्राई किया था, ही ट्राई टू ट्रीट द ओल्ड वुमन लाइक एनिमल्स, एनिमल की तरह ट्रीट करने की कोशिश की थी। क्या पनिशमेंट उन्होंने दी, तो जाहिर है हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, विलेजर्स है। द विलेजर्स पनिश्ड हिम टू डिग द ग्रेव ऑफ द ओल्ड वुमन। अब ग्रेव स्पेसिफिक होगी तो द ग्रेव होगा, और द ओल्ड वुमन ये हमारे पास वो एडजेक्टिव की वजह से है। किसने मार दिया, जाहिर है ही हैड, उसको के जब पनिशमेंट मिली उससे पहले मार दिया था, तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ही हैड किल्ड हर वाइल ट्रीटिंग हर गोइटर, जब उसका इलाज करते हुए उसने मार दिया था। क्वैक ने क्या प्रिटेंड करने का कहा, या कहा कि वो इलाज कर सकते हैं हम। अब क्वैक के साथ हमेशा दा लगाना है, क्यों छोटा होगा, क्योंकि कॉमन नाउन है। वैसे तो हम किसी नाउन को रेफर बैक करने के लिए वो आर्टिकल कॉमन नाउन का पहला अल्फाबेट जो ना बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिखना है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वो पेपर चेक करने वालों को इसका आइडिया नहीं होता कि वो ये रूल भी है, क्योंकि कॉमन नाउन को आमतौर पे हम वो कैपिटलाइज नहीं करते। तो वैसे हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर बैकग्राउंड पे हम उसको प्रॉपर नाउन को रेफर बैक करने के लिए या पर्टिकुलर पर्सन को रेफर बैक करने के लिए हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने पेपर में नहीं करना है, वैसे पता होना चाहिए आपको। द क्वैक प्रिटेंडेड टू क्योर ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है ना वो ये डिजीज है, तो डिजीज के साथ हम दानी लगाते। अब इन्फर किया हुआ था उसने, डिराइव किया हुआ था, इन्फर भी कह सकते हैं या डिराइव भी कह सकते हैं, अखज करना किससे। अब अखज उस वक्त नहीं किया, पहले कर चुका था, तो ही हैड ड्राइव्ड या इन्फर्ड इट। अब जाहिर इन्फर्ड किसको किया, इस ट्रीटमेंट को, इट फ्रॉम आ कैमल मैन एक्टिविटी। अब कैमल मैन चूंकि सिंगल नाउन है तो उसके साथ आ जाएगा। उसने क्या किया था, ही ट्रीटेड द स्टक मेलन इन द थ्रोट ऑफ हिज कैमल। उसने ट्रीट किया था आ स्टक मेलन, किसमें, इन द थ्रोट ऑफ हिज कैमल। और द क्वैक अप्लाइड द सेम मेथड टू ट्रीट, किसके लिए, जब उसने वुमन को ट्रीट, टू ट्रीट द ओल्ड वुमन, और शी डाइड देन एंड देयर। मॉरल लेसन क्या है स्टोरी का, द स्टोरी, स्टोरी चूंकि स्पेसिफिक है द लगाना, द स्टोरी गिव्स अस आ मॉरल लेसन। मॉरल लेसन चूंकि हमारे यहाँ पे सिंगल काउंटेबल नाउन है और इसलिए हमने आ लगाना है, दैट वी शुड नॉट कम जंप टू कंक्लूजन्स, और हेस्ट मेक्स वेस्ट, या हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। वी शुड बी ऑब्जर्वेंट एंड रैशनल। अगले गांव में क्वैक ने क्या किया, द क्वैक पास्ट में प्रिटेंडेड टू क्योर गोइटर, इन्फिनेटिव आ गया, और उसने लर्न नहीं किया था, ही डिड नॉट लर्न एनी लेसन,
ही थॉट इट अ नाइस या एन इजी वे टू ट्रीट गोइटर एंड गेट मनी। और असल में क्या करना चाहता था, टू अर्न, गेट मनी की बजाय टू अर्न मनी, वो रकम हासिल करना चाहता था। कैमल मैन के पास क्यों आया? द क्वैक, पास्ट में क्या होगा, केम बैक टू द कैमल मैन बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अब ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हो जाएगी, द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। मोर ओवर ही कंप्लेन्ड टू द कैमल मैन, और उसने ब्लेम किया, ही ब्लेम देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द ओल्ड वुमन। उसके बाद देहातियों ने क्यों नहीं उसको ट्रीट करने दिया, ये सवाल हमने लेट द ओल्ड मैन क्योर, उन्होंने नहीं किया। द विलेजर्स डिड नॉट लेट द ओल्ड मैन क्योर, लेट द ओल्ड मैन क्योर्ड हो जाएगा और लेट द क्वैक क्योर हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह से आ जाए, लेट पॉजिटिव वर्ब है, लेट द क्वैक क्योर, और या फिर लेट द ओल्ड मैन क्योर्ड। तो द विलेजर्स डिड नॉट लेट द क्वैक क्योर द ओल्ड मैन बिकॉज उसने केस के बारे में बात करना शुरू कर दी। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव। उसने असल में शर्त लगाई थी कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिगिंग द पेशेंट द ग्रेव ऑफ द पेशेंट। और ज़ाहिर देहाती क्या हो गया, द विलेजर्स गॉट डाउटफुल, और इन्होंने इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू क्या होगा, एम्प्लॉय हिम एज अ डॉक्टर, या रिफ्यूज टू लेट हिम क्योर द ओल्ड मैन। स्टिक का क्या असर हुआ कैमल पे? द स्टिक हैड नो इफेक्ट। यहाँ पे द स्टिक स्पेसिफिक हो जाएगी। द स्टिक हैड नो इफेक्ट बिकॉज द कैमल वॉज मैसिव एंड क्या होगा, डल। अगर क्रिएचर लगा रहे हैं तो द कैमल क्या होगा, इज अ मैसिव एंड डल क्रिएचर। तो चूंकि अब इज के साथ यहाँ पे टेंसेस की कोऑर्डिनेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे तो जनरलाइज ट्रुथ में हम टेंस चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए आपने बेहतर है कि उसको पास्ट में रखें और वो सेंटेंस इस तरह से कर लें कि जनरलाइज फैक्ट ना हो। द स्टिक हैड नो इफेक्ट ऑन द कैमल बिकॉज इट वॉज मैसिव एंड डल। ये हम पर्टिकुलर कैमल की बात कर देंगे अब इस सूरत में। और इट मियरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड। उसने फील ही नहीं किया। अब ये भी कह सकते हैं ही इट डिड नॉट फील द ब्लो ऑफ द स्टिक। उसने फील ही नहीं किया, और मियरली इट मियरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड। कैमल के साथ क्या हुआ? द कैमल एंटर्ड अ फील्ड, इट बिगेन टू ईट melons। स्टक, स्टिक की पास्ट फॉर्म स्टक होती है। आ मेलन, चूंकि जनरलाइज कर रहे हैं हम, a melon stuck in its throat when the owner saw that the camel was going to die. He wrapped a blanket around its neck and hit the swollen part with all his might. और मेलन क्या हुआ, द मेलन ब्रोक एंड इट वॉज इजिली स्वेलोड। स्वेलो हो रहा है तो पैसिवाइज हो जाएगा। द मेलन वॉज इजिली स्वेलोड। क्लम्प ऑफ ट्री क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज which are grown close या which are closely grown, or in the past it was used as a resting place। resting place जो है ना काउंटेबल नाउन है तो आ जाएगा, और यूज किया जाता था, इट वाज। रिएक्शन क्या था जब उन्होंने शर्त लगाई? ही सेट द कंडीशन दैट वो नहीं करेगा, ही वुड नॉट डिग द grave of the patient, or the villagers got doubtful। they thought that वो प्रेटी सॉर्ट ऑफ है या मामूली किस्म का डॉक्टर, ही वॉज अ प्रेटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर। दे डिडंट लेट हिम ट्रीट द ओल्ड मैन। ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है, बाकी सारा सेंटेंस। सेट की सारी फॉर्म सेम होती है। द क्वैक सेट अ कंडीशन दैट ही वुड नॉट डिग द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन, और द विलेजर्स गॉट डाउटफुल, दे थॉट दैट ही वॉज अ प्रेटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर। और ये भी आ सकता है, या विलेजर्स का रिएक्शन क्या था, विलेजर्स का व्यू क्या था अबाउट द क्वैक। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वैक क्यों अनकॉन्शियस हो गया? द क्वैक फेल अनकॉन्शियस
with the blow of the stick. He could not bear the hit of the heavy stick, or because it was used for animals. क्या उसने किस तरह से लर्न किया, या वह लर्न क्यों लर्न किया, या हाउ किस तरह से लर्न किया, ये मेथड. ही लर्न द आर्ट ऑफ क्यूरिंग गोइटर. लर्न आ जाएगा जब उसने देखा, व्हेन ही सॉ अ कैमल मैन ट्रीटिंग हिज कैमल. और उसने सोचा, ही थॉट दैट, वो अप्लाई करेगा, ही वुड अप्लाई दिस, या अप्लाई इट, या अप्लाई द ट्रीटमेंट टू ह्यूमन बीइंग्स. ही थॉट इन इजी वे टू क्योर गोइटर, या ट्रीट गोइटर. ही फाउंड इट एन इजी वे होगा, काउंटेबल नाउन है, टू ट्रीट गोइटर एंड अर्न मनी, और रकम हासिल करने के लिए. क्वैक किस तरह से उसने अपनी एरर जो ना वो रियलाइज की. द क्वैक रियलाइज्ड हिज एरर व्हेन ही वाज बीटन अप. बीट अप हो रहा है व्हेन ही वाज बीटन अप बाय द कैमल मैन, या बाय आ कैमल मैन. he understood he understood the difference of treatment of animals and human beings. ओल्ड वुमन को कैसे ट्रीट किया. he took a blanket and a mallet. उसने ब्लैंकेट को लपेटा. ही रैप्ड अप द ब्लैंकेट. अब पहले दफा आपने आ ब्लैंकेट कहा, दूसरी दफा द ब्लैंकेट. ही रैप्ड द ब्लैंकेट अराउंड इट्स नेक. ही हिट द swollen पार्ट विद ऑल हिज माइट. और द ओल्ड वुमन कुड नॉट बियर द ब्लो ऑफ द मैलेट, एंड शी डाइड देन एंड देयर. क्वैक ने किस तरह से ट्रीट करने की कोशिश की ओल्ड मैन को. ही ट्राई टू क्योर द ओल्ड मैन बाय सेइंग दैट, अब रिस्पॉन्सिबल अभी होना है, ही वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ. और ही वांटेड टू यूज द सेम मेथड ही हैड अप्लाइड ऑन द ओल्ड वुमन. ये अप्लाई पहले कर चुका है, इसलिए अनअप्लाइड, हैड अप्लाइड. अब यहां पे हमने पैराग्राफ को देखना है. एक उम्रसीदा खातून जिसका हलक खौफनाक हद तक सूजा हुआ था, वो बोल पड़ी, अरे ओ मेरे, अरे मेरे बेटे, अगर तुम महज, ओनली एडवर्ब है, मेरे गिलड़ का इलाज कर सको, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुआ दूंगी. आदमी ने जवाब दिया, यकीनन, मुझे बस एक कंबल और एक अच्छी जसामत का लकड़ी का हथौड़ा ला दो. हियर ब्रिंग से बना, मुझे ला दो. जैसे ही वो जैसे ही वो लाएंगे, उसने औरत के हलक के गिर्द कंबल लपेटा, और सूजे हुए हिस्से को इस कदर कुव्वत से मारा, विद सो मच फोर्स, कि वो बेचारी उम्र सीधा खातून उसी वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई. जब वो उन तक पहुंच गया, तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम किस कदर अहमक आदमी हो. मुझे एक उम्र सीधा खातून मिली, जो कि बिल्कुल तुम्हारी ऊंट की तरह गिलड़ में मुब्तला थी, और मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा, और एक हथौड़े के साथ जरब लगाई, लेकिन तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, लास्ट से वापस आ रहे हैं, तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय, लाइक योर कैमल, वो मर गई. और शुरू में आ गई फ्रेज, मुआवजा मिलने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया. ऊंट वाले आदमियों ने जवाब दिया, ये हम नहीं हैं जो बेवकूफ हैं, बल्कि तुम हो. अब ये ऊपर जो एमसीक्यूज था, इसमें भी ध्यान रखना है. अगर कैमल मैन का आ जाए तो स्टूपिड उसका ऑप्शन होगा. अगर क्वैक का आ जाए तो फिर हमने फुलिश जो ना वो कवर्ड यूज करना है. तो आई थिंक यहाँ पे कैमल मैन था, तो वहां पे स्टूपिड आ जाएगा. और जब क्वैक की बात करेंगे, तो क्वैक ने उसे क्या कहा था, बट फुलिश मैन यू मस्ट.
हम हरगिज भी बेवकूफ या अहमक नहीं हैं। ये जानवर यानी ये ऊंट बहुत बड़ी जिसामत और ताकत के हामिल है। किस तरह से एक कमजोर और उम्ररसीदा खातून हथौड़े की जरब का मुकाबला कर सकती या बर्दाश्त कर सकती। एक शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने की गरज से ठहरे और अपने ऊंटों की रस्सी को खोलते हुए चरने के लिए छोड़ दिया। इत्तेफाक यूं हुआ कि जानवरों में से एक खरबूजे के खेत में दाखिल हुआ और एक खरबूजा उसके हलक में अटक गया। मालिक ने ये देखते और जानवर को खो देने से डरते हुए उसके हलक के गिर्द कंबल लपेटा और अपनी भरपूर कुव्वत से उस जगह पे जरब लगाई या चोट लगाई। अब ये ऊपर वाला हिस्सा हमने अभी किया है और एक सेंटेंस में जो ऐड करना है। लोग चिल्लाए, आह, ये आदमी तो बदमाश है या बुरा आदमी है। इसलिए उन्होंने उन्होंने अब लास्ट पे बादशाह के सामने ले जाने के ख्याल से बीइंग माइंडेड ले जाने के ख्याल से गिरफ्तार कर लिए। इस तरह से वो बदबख्त आदमी माइल होकर या मजबूर होकर इंतहाई खौफ के आलम में अपनी भरपूर कुव्वत के साथ मुशक्कत करता रहा और बिलाखिर जब देहातियों ने देखा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है और उसके गलत इलाज के शिकार को दफना दिया है, उन्होंने उसकी अच्छी तरह से पिटाई की और भगा दिया। वो चिल्ला उठे, तुम भी एक मामूली किस्म के डॉक्टर हो। पहले यू, तुम भी एक मामूली किस्म के मुआलिज हो या डॉक्टर हो। इससे पहले कि तुम अपना इलाज शुरू करो, तुम मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हो। जब उन पे ये पहुंच गया, ये हमारा पहला हो चुका है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं जो कंफ्यूजन होते हैं। एक उम्र सीधा खातून जिसका हालत खौफनाक हद तक सुजह हो गया, ओ माई सन भी हो गया। और उसके बाद अ, तकरीबन सारे सेंटेंसेस हो गए हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में। अ, जी, अपनी सजा की ये सेंटेंस देख लें सर। अपनी सजा की सख्ती से मुतासर हुए बगैर आदमी अपने ऊंट पर सवार हुआ और अगले गांव चला गया और दोबारा से खुद को एक अजीम मौलज होने का बहाना किया। गिव आउट, खुद को एक अजीम मौलज के तौर पे पेश किया। आदमियों में से एक, ये सब्जेक्ट है, अपने दोस्तों से ये कहते हुए आगे बढ़ा, आप खामोश रहो और इस आदमी का मामला मुझ पे छोड़ दो। ये जो ना वो पैराग्राफ हो गया है। मजबूत या बेहिस मखलूक बेमुश्किल ही उस चोट को महसूस करते हुए महज एक या दो कदम आगे बढ़ गई। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो ऊंटों के लिए सही है या मौजू है, वो बेचारे बूढ़े मर्दों खवातीन के लिए मुनासिब नहीं है। उसने कहा कि मैं आइंदा कभी भी खुद को डॉक्टर होने का बहाना नहीं करूंगा। प्ले नंबर 2 जो है, ये हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था और वहां से उस लेक्चर से आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन रह गया वो हमारा पोएम का है। पोएम में कंपैक्टेड का मतलब होता है किसी जगह पे
प्रेस हो जाना, इकट्ठा कर देना। पाइल्ड का मतलब ढेर लगाना होता है, हीप्ड होगा। विक्स से मुराद ये जो है ना, वो कैंडल के साथ जो होती है स्टिंग, उसको कहते हैं। वैक्स होती है बेसिकली, वैक्स ये वाला अक्सर गलती लग सकती है। ये वैक्स का मतलब नाराज करना होता है। ये डब्ल्यू वाला वैक्स होता है, जिससे मुराद मोम होती है। तो ये इससे कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ग्लो से मुराद स्पार्कल करना होता है, चमकना होता है। पोएट कैनन बॉल्स को डिस्क्राइब क्यों करता है? द पोएट, पोएट के साथ हमेशा दा लगाना। द पोएट डिस्क्राइब्स किसको? फ्रूट्स एज कैनन बॉल्स, बिकॉज वो अरेंज हुए हुए हैं। दे आर अरेंज, क्योंकि ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस होता है पोएम का मोस्टली। दे आर अरेंज इन द pyramid शेप, शेप जो है ना काउंटेबल ना होना, आ शेप। द पोएट इज सराउंडेड बाय वॉर, वो फियरफुल है, जाहिर है, ही इज फियरफुल। देयरफॉर ही फाइंड्स एवरीथिंग हॉरिबल, इसलिए हर चीज उसको क्या लगती है? हॉरिबल लगती है। स्टैंडिंग पोएट की क्या है? द पोएट वो फीलिंग क्या है? द पोएट इज अपसेट एंड सैड, ही इज सराउंडेड, सराउंड हुआ है, वॉर, पॉवर्टी एंड मिजरी। ही वॉन्ट्स टू इंजॉय अ चाइल्ड लाइक लाइफ, यानी बच्चों वाली, और विच इज फ्री ऑफ केयर्स। बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं? द चिल्ड्रन हैव वन काइंड, दे डू नॉट गेट वरीड, दे बाय फ्रूट एंड ब्रेक देम, दे एंजॉय द जूस या पल्प ऑफ द फ्रूट, और एक्चुअली या इनफैक्ट दे रिप्रेजेंट आ केयर फ्री लाइफ। विक्स क्या करती है in the street of fruit stalls? The wicks burns. When the wicks burn, it या wicks जो है ना वो क्या होगा? It produces flame, और it is a balanced flame. It represents human life. ये इंसानी जिंदगी को पीसफुल आप कह लें, पीसफुल ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। बट इट इज डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाती है, रूटीन में है। प्रेजेंट टेंस का पैसिव इस्तेमाल करेंगे, इट इज डिस्टर्ब विद द डार्क ड्यू ऑफ वॉर। जब जंग की डार्क ड्यू गिरती है तो रोशनी बजा देती है। पोएट की डिस्क्राइब फ्रूट को कैसे करता है? द द फ्रूट्स आर अरेंज्ड, अरेंज हुए हुए हैं तो पैसे वाइज होगा, इन अ pyramid शेप। द पोएट इज सराउंडेड बाय वॉर, पॉवर्टी एंड मिजरी। तीन चीजें हैं, वॉर, पॉवर्टी एंड मिजरी। मुश्किल हालात में है, पॉवर्टी है, वो जंग का दौर है। देयर फोर ही कंसीडर्स कैनन बॉल्स, एज नहीं लगाना कंसीडर के साथ। देयर फोर ही कंसीडर्स कैनन बॉल्स, क्या कहते हैं? फ्रूट्स को कैनन बॉल्स कहते हैं। देयर फोर ही कंसीडर फ्रूट्स कैनन बॉल्स। कितने फ्रूट मेंशन हुए हैं? थ्री फ्रूट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम। दे आर मेलन, गोवा एंड मैंड्रिन, और दे रिप्रेजेंट द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। डार्क चिल्ड्रन क्या फाइंड करते हैं? द डार्क चिल्ड्रन एंटर आ लेंटन ऑर्बिट, उसके रोशनी में आ जाते हैं, विच इज द सिंबल ऑफ होप। दे कम फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ वॉर टू द लाइट ऑफ पीस, और दे एंजॉय देयर लाइफ। ये डार्क चिल्ड्रन फॉरगेट क्यों कर लेते हैं? द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट आ केयर फ्री लाइफ, वो केयर फ्री लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर फ्रूट्स आर सिंबल्स ऑफ प्लेजर्स, और द चिल्ड्रन ईट फ्रूट एंड एंजॉय देयर लाइफ। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है याद करना, थिंक। ट्रीड का मतलब होता है चलना, वॉक। उसके बाद गैर्बेज का मतलब होता है वेस्ट, गंदगी। रिपल से मुराद होता है जब किसी चीज में कोई क्या आ जाए, स्टैगर आ जाए। यहाँ पे रिपल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, तो डिस्टर्बेंस होगा। इरेक्ट से मुराद अपराइट, बिल्कुल सीधा। ग्लाइडिंग से मुराद गोइंग स्मूथली। अंड्यूलेंट से मुराद जो बिल्कुल वेव लाइक हो, लाइक वेव्स, लहरा के, और लहरा के बल खा के। ग्लाइड से मुराद मूव होना है, यहां से वो मूव करते हुए जाती है। स्लम से मुराद जो डाउन टाउन होता है, जो बिल्कुल खस्ता हाल आबादियां होती हैं, उसको कहते हैं।
ग्रेस से मुराद शान शौकत होती है, एलिगेंस। इरेक्ट के मुराद बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट। और वॉक थ्रू कहाँ पे जाती है? स्लम्स में से होके जाती है। पोइट क्या रिफ्लेक्ट करता है जब वो सिंधी वुमन को देखता है? तो जो कि पास्ट में है तो पास्ट में जवाब देंगे। ही रिफ्लेक्टेड दैट, या ही रिफ्लेक्टेड his encounter with a Sindhi woman who was walking straight under load या under a heavy jar। जार के नीचे भी वो सीधी चल रही थी। शी वॉज फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। और शी रिप्रेजेंटेड कौन सी? वर्किंग वेमेन को वो रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म या फेमिनिस्टिक फेमिनिस्ट थीम भी आ सकता है इसका। क्या हर्डल पोज करती हैं उसको? द हर्डल्स ऑन द वे, स्पेसिफिक हर्डल्स हैं। डू नॉट पोज एनी थ्रेट टू द सिंधी वेमेन, स्पेसिफिक हो जाएगी इस डिबेट में। बिकॉज शी डजेंट केयर फॉर एनी वन या एनीथिंग, एनी वन पर्सन के लिए और एनीथिंग चीज के लिए। शी believes in him herself, और she is physically and mentally strong. Sindhi woman was carrying a jar, आ jar हो जाएगा, countable on single है। which was, ये which is the symbol of, बल्कि ज्यादा है प्रेजेंट में कर लें। The Sindhi woman is carrying a jar on her head. It is the symbol of burdens and difficulties. She walks straight even under load, or there is no ripple in her gait या in her walk. क्या जो ना वो लेसन ड्राइव करते हैं? वी रियलाइज, वी रियलाइज ये, बल्कि ये यहाँ पे लर्न व्हेन ही सीज, पोएट रियलाइज करता है, द पोएट रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ही अंडरस्टैंड्स दैट those people who learn to walk beneath weight remain straight in their old age. सिंधी वुमन पास ओवर क्या करती है, किसको ओवरलुक करती है? पास ओवर से मुराद ओवरलुक करना, नजरअंदाज कर देना। शी passes over hurdles, she is barefooted, she there are garbage and pieces of glass on her way, but she remained confident straight in her gait. तो यहाँ पे ये भी हो सकती है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो सिंधी वुमन जो है फेस करती है। सिंधी वुमन कैसे वॉक करती है? शी वॉक स्ट्रेट कॉन्फिडेंटली। क्या होगा? इवन दो शी इज कैरिंग अ जार ऑन हर हेड, देयर इज नो रिपल इन हर गेट। कौन सी ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक की जो सिंधी वुमन रखती है? शी इज डिलिजेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, शी डजंट केयर फॉर ट्रबल्स, शी इज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शी वॉक स्ट्रेट इवन अंडर लोड, यानी लोड के नीचे भी वो सीधी जाती है। कराची, द कराची स्लम्स आर आ पुअर डिवेलिंग, ये प्लूरल में है तो स्लम्स के साथ आ रह जाएगा, लेकिन डिवेलिंग चूंकि पूरी को एक कलेक्टिव बस्ती का कह रहे हैं, आर आ पुअर डिवेलिंग, देयर आर क्राउम्स, डंग हिल एंड पीसेस ऑफ ग्लास scattered there. The Sindhi woman walks through them confidently. और सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, इट ऑल्सो पेज होमेज, द पोएम आएगा, अगर पोएट कहेंगे तो ही अगर लगा देंगे, ही पेज होमेज टू वर्किंग वेमेन, जनरलाइज्ड है। ही हाईलाइट्स द डिफरेंस ऑफ टू मोड्स ऑफ लाइफ, वन इज स्पेंट विद लग्जरी एंड अदर इज करेक्टराइज्ड बाय डिलीजेंस। कराची स्लम्स की पिक्चर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, उस वक्त तक काम हो गया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। लास्ट वीक पास्ट को इंडिकेट करता है तो पास्ट टेंस आ गया। वर्कर पे कर नहीं रहते, पे होते हैं, तो यहाँ पे पैसे वाइस आ जाएगा। फैक्ट है तो प्रेजेंट टेंस आ गया। सिंस फार आ गया तो परफेक्ट टेंस आ गया। एट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है। द गर्ल है, दिस इज द गर्ल है, तो यहाँ पे हु हेल्प नहीं हो सकता, हेल्प्स आ जाएगा। है भी नहीं हो सकता और हेल्प कर रही है तो इसलिए हेल्प्ड आ जाएगा। स्नो मेल्ट्स है, यूनिवर्सल फैक्ट है, दो हु के साथ दोज आ रहे हैं, हेल्प आ जाएगा। और उसके बाद फार एन आर है, परफेक्ट टेंस है, हैबिन आ जाएगा।
गो टेंस पास्ट टेंस का इंडिकेटर अराइव्ड आ गया। और फाइट यहाँ पे जनरलाइज फैक्ट है तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे अंटिल द डाई। हैव वुड हैव बॉट है तो यहाँ पे बेसिकली तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए, हैड आना चाहिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन यहाँ पे हैड वाला है तो आपने वही लिख देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, और उसके बाद सेड आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो उसके बाद पास्ट सेकंड फॉर्म लगा दी। बेड के बाद हमने हमेशा बेर इन्फिनिटिव लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैन नॉट बी है, पैसिव वॉइस आ जाएगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दीज डेज है तो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है तो इज राइटिंग। और नेक्स्ट मंथ है तो वी शेल विजिट। और ये वुड हैव है तो थर्ड कंडीशनल है तो वुड हैव पास्ट हो जाएगा। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिसके लेक्चर जो है वो अलग से आप अ, वो देख सकते हैं वहां से। और बाकी ये सिलेबस, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर नंबर टेस्ट नंबर 3।